नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। अब बारी है पश्चिम बंगाल की। ये 8वां राज्य है जिसमें राज तिलक का हेलीकॉप्टर शॉट मारते हुए लगभग 68 से ज्यादा सीटें 7000 से ज्यादा किलोमीटर तय करते हुए रोजाना 3 से 4 लोकसभा सीटों पर पहुंचते हुए हमारा कारवां पहुंच चुका है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में इस बार की लड़ाई बताई जा रही है टीएमसी वर्सेस बीजेपी, और वो इसलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी हो, वाम दल हो, इन दोनों की जो परिस्थितियां हैं वो बहुत अच्छे संकेत नहीं दे रही हैं। पिछली बार 22 सीटें आई थी टीएमसी की, इस बार 18 और पिछली बार ये 18 सीटें बीजेपी की। इस बार बीजेपी पूरी ताकत झोंक रही है। उन्हें लगता है कि 42 सीटों पर यहां पर हम अपने टैली को बहुत आगे बढ़ा देंगे। वहीं ममता बनर्जी भी लगातार जंग लड़ रही हैं। आज हमने अपने कारवां की शुरुआत की आसनसोल से। बहुत दिलचस्प सीट है, मिनी इंडिया बोला जाता है। आसनसोल से इस बार 2022 के उपचुनाव जीतने के बाद टीएमसी के उम्मीदवार हैं शत्रुघ्न सिन्हा, और सामने कौन है? एसएस अहलूवालिया बीजेपी के टिकट पर पिछली बार दुर्गापुर से जीते थे। इस बार शत्रुघ्न सिन्हा के सामने वो खड़े हुए हैं आसनसोल में। हम आपको दिखाएंगे ग्राउंड रिपोर्ट आसनसोल की, और फिर लिए चलेंगे औद्योगिक शहर दुर्गापुर में जहां स्टील प्लांट के लिए जाना जाता है। वहां पर जनता क्या कह रही है, आइए शुरुआत करते हैं पश्चिम बंगाल में राज तिलक के हेलीकॉप्टर शॉट से ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए। अब हम पहुंच गए हैं बिहार से पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल में भी आसनसोल में। पश्चिम को बंगाल को समझना है, 2 लाइन में समझिए। 1977 से लेकर 2011 तक वाम दलों का ये गढ़ रहा। 2 चैप्टर्स है पश्चिम बंगाल की राजनीतिक किताब में। दूसरा अध्याय खुला 2011 से। ममता बनर्जी का टीएमसी का दबदबा है, पिछले 13 सालों से है। तो 34 साल जो है वो वाम दलों के, बना ममता बनर्जी के 13 साल। लेकिन चर्चा आज आसनसोल की होगी कि पश्चिम बंगाल में हमारी शुरुआत हो रही है आसनसोल से। मिनी इंडिया इसे कहा जाता है क्योंकि देश भर के अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पर आकर बसते हैं। 2 बार से बीजेपी के टिकट पर बाबुल सुप्रियो जीत रहे थे, वो अब टीएमसी में चले गए। उन्होंने डोला सेन, मुनमुन सेन को यहाँ हराया था। लेकिन इस बार शत्रुघ्न सिन्हा बिहारी बाबू आ गए हैं पश्चिम बंगाल के आसनसोल से टीएमसी के टिकट पर, और एसएस अहलूवालिया बीजेपी के उम्मीदवार हैं। जनता क्या सोच रही है इन चुनावों को लेकर, आइए चलते हैं उनसे बात करें। तो आप लोग चुनावों को लेकर क्या सोच रहे हैं? बहुत उत्सुक है हम लोग चुनाव को लेके, और बहुत मन में उत्सुकता है चुनाव को लेकर कि हम लोगों को। जी, किसके काम पर आपको भरोसा होता है? जो विकास का काम करता है उस पर भरोसा होता है। कितने लोग इधर पश्चिम बंगाल के हैं, कितने लोग दूसरे राज्यों के हैं जो यहाँ पर आके बसे हुए हैं? कोई है जो दूसरे राज्यों से है, दूसरे राज्यों से बस आके बसे हुए हैं, इसीलिए मिनी इंडिया इसे कहा जाता है। दिमाग में क्या चल रहा है चुनाव के लिए? चुनाव के लिए तो बहुत कुछ चल रहा है। हम लोग चाहेंगे कि जो हम लोग के लिए अच्छा करे, हम लोग उन्हीं को वोट देंगे। डायरेक्ट तो नहीं बोल सकते कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन ये जरूर बता सकते हैं कि जैसे स्वास्थ्य, एजुकेशन, इकोनॉमी स्टेट वाइज हो कि नेशनल वाइड हो, कि जो सही इसको आगे लेके जा रहा है, जनता उसको समझने का क्षमता है उन लोग में। इस चुनाव में मुद्दा है एजुकेशन, इस चुनाव में मुद्दा है रोजगार, इस चुनाव में मुद्दा है महंगाई, और इन तमाम अगर दृष्टि से हम देखें, निरपेक्ष होकर के अगर हम देखें, तो इसमें केंद्र की जो सरकार है वो सरकार तमाम मुद्दों पर फेल है। ये एक आदमी को बदनाम करने के लिए साजिश है, क्योंकि मोदी आज काम कर रहा है बढ़िया, वर्ल्ड की 3rd पोजीशन में आ गया है। हम लोग का गरीब आदमी का कुछ नहीं है। सही बोल। हाँ, कुछ नहीं है। जो दीदी जो पैसा दे रही है वो क्या किसी जातिवाद देख के दे रही है? जो बीजेपी के लोग पूछे जिनको उनके घर में क्या 1000 रुपए मंथली नहीं पहुंचता है। मोदी जी जो 80 करोड़ जनता को जो राशन दे रही है वो उनका जाति देख के दे रहा। अटल बिहारी वाजपेयी का टाइम में सरसों तेल 60 रुपए किलो था, आज कहाँ है? 50 रुपया 40 रुपया आपका पेट्रोल था, आज कहाँ है? इस बार 400 पार होना चाहिए, क्योंकि यहाँ नौकरी, बंगाल में तो नौकरी नहीं है। यहाँ से बच्चे जा रहे बाहर पढ़ने लिखने के लिए और नौकरी के लिए। जो भी विपक्ष में रहता है वो चोर है। आप बताइए कि मोदी जी बताए, उनके पास नारायण राणे, हेमंत बिश्वा शर्मा जो मुख्यमंत्री है, वो कितने करोड़ का घोटाला किया है? अजित पवार वापस आ गए।
बहुत सारे प्रश्न हैं विकास को लेकर, लेकिन लड़ाई दिलचस्प होगी। शत्रुघ्न सिन्हा वर्सेस एसएस अहलूवालिया। अब आइए सीधा यहाँ से रवाना होंगे आसनसोल से दुर्गापुर के। चलिए। 37 सालों से जो वाम दलों का गढ़ रहा, उसी पश्चिम बंगाल में अब हम पहुंच गए हैं दुर्गापुर सीट पर। दुर्गापुर सीट दरअसल देखिए स्टील प्लांट के लिए भी ये जगह जानी जाती है, और इसी के साथ साथ अगर आप चर्चा करें तो 37 साल तक तो किसी और पार्टी को मौका ही नहीं मिला, वाम दलों का यहाँ पर गढ़ रहा। लेकिन उसके बाद टीएमसी यहाँ पर जीत हासिल करती है 2014 में। 2019 में बाजी कैसे पलटती है जब बीजेपी ने 18 सीटें 42 में से जीती इसी पश्चिम बंगाल में, तो एक सीट उसमें एसएस अहलूवालिया ने इसी दुर्गापुर सीट से जीती थी। अब एसएस अहलूवालिया चले गए हैं चुनाव लड़ने के लिए पवन सिंह की जगह आसनसोल शत्रुघ्न सिन्हा के सामने, तो यहाँ से उम्मीदवार बन गए हैं खुद दिलीप घोष, और दिलीप घोष के सामने है कीर्ति आजाद झा टीएमसी की तरफ से। आइए जानते हैं दुर्गापुर की जनता चुनावों को लेकर क्या सोच रही है। एक्चुअली हम उन्हें चाहते हैं जो हमारे लिए एज एन इंडिविजुअल कुछ काम किया है। Like Modi has done nothing for us. Like being an individual, I want to question him what he has done for me as an individual. इस बार जो वोट हो रहा है वो देश चलाने की बात आती है, तो हम लोग ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो 5 साल के लिए रहे। अभी स्टेट गवर्नमेंट और देखिए और सेंट्रल गवर्नमेंट देखिए, नौकरी कहाँ है। 8 साल बीजेपी आके कितना क्या कर लिया, कौन सा इंडस्ट्री दिया है। बंगाल में ममता है, ममता कितना इंडस्ट्री दिया, एक सेफ्टी पिन का इंडस्ट्री हमको दिखा दीजिए। जितना भी दुर्गापुर में क्या है, दुर्गापुर में जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंडस्ट्रीज है, सब वाम अमल में हुआ है, वाम कांग्रेस अमल में। इस बार 400 पार। क्यों? भाजपा आएगा, भाजपा अच्छा। बंगाल में देश के लिए भाजपा जरूरत है। जो एसएस अहलूवालिया था 5 साल यहाँ पर था, लेकिन उन्होंने यहाँ पर क्यों नहीं, अगर उन्होंने ज्यादा अच्छा काम किया है तो वहाँ यहाँ से क्यों उम्मीदवार नहीं है, आसनसोल क्यों खड़ी हुआ है। कीर्ति आजाद कौन सा दुर्गापुर का आदमी है। तापमान बहुत गर्म है दुर्गापुर में, जनता की बात आपने सुन ली। यहाँ से सीधा चलेंगे बशीरहाट में जनता क्या कह रही है उनके बीच में। तो बशीरहाट सीट में हम मौजूद हैं, कुछ लोग हमारे साथ हैं राजनीतिक पार्टियों से, बीजेपी के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं। को क्या लगता है, क्या चूंकि आप कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या लड़ाई है? क्योंकि अब बीजेपी वर्सेस टीएमसी लड़ाई दिख रही है, कांग्रेस पार्टी की क्या भूमिका होगी? क्योंकि ममता दी और अधीर बाबू तो एकदम आमने सामने है। ऑल इंडिया में तो कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच लड़ाई होता है। तो हमने मोदी जी तो 10 साल पहले कहा है कि हर साल में बेरोजगार 2 करोड़ को बेरोजगारी जो है नौकरी देंगे। जो काला धन है स्विट्जरलैंड और विदेशी बैंक में जो काला धन है वो देश में वापस करके हमारे देश के हर नागरिक के बैंक अकाउंट में 15 लाख को भेजेगा। तो काला धन कहाँ है, नौकरी कहाँ है, बेरोजगारी तो बढ़ गया। लोग मिलके लड़ते ममता दी से तो फायदा हो सकता था ना, दोनों को फायदा होता। जो एंटी बीजेपी वोट्स है वो आपको मिलता, लेकिन आप लोग तो यहाँ पे लड़ाई कर बैठे। तो इंडिया गठबंधन में कहाँ दोस्ती है? ममता जी के साथ कोई गठबंधन नहीं हुआ। इसका फायदा बीजेपी को होगा। बीजेपी का तो होगा ही फायदा। बंगाल में तो चुनाव में डायरेक्ट फाइट भाजपा वर्सेस तृणमूल है, कांग्रेस और लेफ्ट कोई नहीं हुआ फाइट में। आप सभी का बहुत धन्यवाद। पीपल के पेड़ के नीचे हम लोग यहाँ पर बशीरहाट सीट में ये लड़ाई चर्चा कर रहे हैं। लड़ाई नहीं है, चर्चा है। ये सब पार्टियों ने अपनी अपनी बात कही, लेकिन कुल मिलाकर जंग का फैसला 4 जून को आना है, और 4 जून को फिर सभी से बात होगी। पश्चिम बंगाल क्या पूरे देश के चुनाव की चर्चा हो तो इस बार सबसे ज्यादा बात हुई है संदेश खाली की। जी हाँ, ममता बनर्जी को संदेश खाली के बहाने बीजेपी ने खूब घेरा, लेकिन संदेश खाली की सच्चाई है क्या?
आज हम पहुंचे बशीरहाट लोकसभा सीट पर। बशीरहाट लोकसभा सीट पिछली बार जो अभिनेत्री हैं नुसरत जहां, वो टीएमसी के टिकट पर जीती थी। इस बार बीजेपी ने वहां से उतारा है रेखा पौत्रो को। रेखा दरअसल वही 30 वर्षीय महिला है जिन्होंने सबसे पहले कंप्लेंट कराई थी महिला उत्पीड़न मामले में, शेख शहजादे के बारे में संदेश खाली में। रेखा पात्रा बीजेपी की उम्मीदवार बनकर चुनावी मैदान में है। वो क्या कह रही हैं, ये एक्सक्लूसिव बातचीत देखिए, फिर आप समझेंगे पूरी तस्वीर जो इस वक्त एक नेता के तौर पर कैसे कैंपेनिंग कर रही हैं। ममता, मोदी, सब पर उनकी राय सुनिए। हम दिल्ली से 1610 किलोमीटर की दूरी पर हैं, लेकिन शायद आप जो नहीं सुन पा रहे हैं वो कुछ ऐसी चीखें हैं जो यहां पर महिलाओं के गले से निकली थी, उनके दर्द की कहानी बयां करती थी। आखिर उन चीखों की आवाज कौन बनेगा, ये सवाल बड़ा था। 30 साल की एक औरत, रेखा पौत्रो उसका नाम, बेटी को ऐसे कमर में गोद में उठाकर शाहजहां शेख के खिलाफ वो थाने थाने घूमती थी, उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने को। एक लंबा संघर्ष रहा। 30 साल की उम्र में ऐसे टीएमसी के ताकतवर नेता से यहां पर संदेश खाली में लोहा लेना बहुत बड़ी चुनौती थी, ये बहुत बड़ा चैलेंज था। ये शायद शहरों में रहने वाले लोग नहीं समझ पाएंगे। ऐसा दबदबा संदेश खाली और आसपास के इलाकों में शाहजहां शेख का था। ये बहुत करीब है, बांग्लादेश बॉर्डर से हम लोग बहुत करीब हैं। 50% से ज्यादा यहाँ मुस्लिम आबादी है। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल ये है कि किसने आवाज बुलंद की, जिसने पहली लिखित कंप्लेंट कराई संदेश खाली में महिला उत्पीड़न का, महिलाओं के साथ हो रहे अव्यवहार का, बुरे व्यवहार का, जिसने सबसे पहले मजिस्ट्रेट के सामने बंद कमरे में बयान दिया, तो जिससे ये सुनिश्चित हुआ कि शाहजहां शेख को आखिरकार आरोपी बनाकर कार्रवाई तो शुरू हो। वो रेखा पात्रो हमारे साथ आज जुड़ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें बशीरहाट में चुनावी उम्मीदवार बनाया है। देखिए, आपके लिए रेखा जी, बहुत हिम्मत आपने उस वक्त भी दिखाई। हिम्मत चुनावी मैदान में भी लगती है। आपको टीएमसी का मुकाबला करना है, पावरफुल पार्टी है पश्चिम बंगाल में। एक लड़ाई वो थी जो शाहजहां शेख के खिलाफ थी, एक लड़ाई ये है जो आप चुनावी मैदान में लड़ रही हैं। दोनों के बारे में हमें बताइए और कौन आपको ज्यादा मुश्किल लग रहा है? जब टीएमसी का गुंडा लोग के शेख शाहजहां, उत्तम सरदार, शिबू हजरा प्रसाद, इन्होंने हमारे साथ जब गलत कम करा था तो वही गलत लग रहा था, वही बहुत कठिन लग रहा था। अभी तो हमें तो भारतीय जनता पार्टी ने हमें बहुत हेल्प कर रहा है, इन लोगों ने बहुत हमें मदद कर रहा है। हर माँ बहन के पास जा रही है, उनके साथ, उनकी तो हर टाइम पे उनकी साथ दे रहा है। मगर टीएमसी गुंडा बाहिनी जो हमारी जो ममता बनर्जी, उनका हमारा साथ देना चाहिए था, तब उन्होंने नहीं हमारे साथ दिए, उन्होंने हमारी साथ नहीं दिए। उन्होंने हम बुलाने पर फिर संदेश खाली पे नहीं आए और अभी तक भी नहीं आए। ममता बनर्जी से आपको उस समय बहुत दर्द हुआ, जब आप कह रहे हैं कि हम लोग चाहते थे कि वो संदेश खाली आए, लेकिन वो नहीं आए यहाँ पे, तो उनसे क्या शिकायत है आपको? देखिए, आज जब टीएमसी की गुंडा बाहिनी हमारी वोट लूट कर रहा था, हमारे साथ इतना अत्याचार कर रहा था, हमारा जमीन छीन ले रहा था, तो उन्हें आना चाहिए हमारे पास कि उनकी पॉलिटिक्स से ये लोग गुंडा बाहिनी जो है उनकी पॉलिटिक्स के है और उनके हाथों की लोग है। तो आज उन्होंने हमारे ऊपर इतना अत्याचार किया, तो हम इतना बार बुलाया, हमारे पास आए ममता दी और हमारा बात सुने, हमारा साथ दे, तो उन्होंने नहीं दिया तब और अभी भी नहीं दिए, तो हम क्या सोचेंगे? जब शुरू में ये सब कुछ हो रहा था, आपके लिए बोलना कितना मुश्किल था रेखा जी? कितना क्या वो दौर जरा समझाइए हमें, क्या हुआ था उस टाइम? देखिए दीदी, हमारे साथ जब पहले से उनका जो पॉलिटिक्स जो मीटिंग मिছিল होती है, उन पे हमारी बुलाया जाती है, हम नहीं जाना चाहती हूँ, तो हमारे बच्चे लोगों के ऊपर आर्म्स गन पकड़ के बोलती है, जान जाएगा तुम नहीं जाओगी तो, और जाना पड़ेगा, तुम्हारे घर में बच्चे मर गई क्या जी रही है वो हम नहीं देखेंगे, तुम लोगों को जाना पड़ेगा। तो हम जब नहीं जाते तो रात को लोग भेज देती है, घर से उठा ले जाती है, बाइक लेके आती है और हमें उठा ले जाती है, 10-20 लेडीज को उठाती है और उनकी लेके जाके उधर पे खाना बनाती है और उनके साथ जो अच्छा देखने लगती है उनको अलग से
दूसरे का घर पे काम के नाम पे बुलाया ले जाती है। अरे शाहजहां शेख से आपका पर्सनल एनकाउंटर हुआ था क्या? आपका आमना सामना हुआ था? आपके साथ क्या हुआ था? देखिए मैडम, शेख शाहजहां पॉलिटिक्स जो मिसिल करती है, उनकी जो स्लोगन लेके जो मिसिल निकालती है, तो उस पे हमें ऐसे अत्याचार तो करती है। उनकी कहने पर ऐसा होती है, उनकी कहने पर उनकी जो लड़के लोग उनके साथ रहते हैं वही करती है, और वो इन पे पूरा सपोर्ट करती है। हम थाने पे जाती है कंप्लेन लिखाने, थाने पे पुलिस ऑफिसर ने बोलती है तुम शेख शाहजहां के पास जाओ। शेख शाहजहां के पास जाती हूँ तो शेख शाहजहां बोला हमें बुला जाती है, क्या तुम ये सब बोलोगी? ये सब मामूली बात है, ये कोई इसमें कोई खराबी नहीं देख रहे हम, ये ठीक ठाक है। अब घर जाइए, और घर नहीं जाना है तो बच्चे जान से जाएगा, तुम्हारा पति जान से जाएगा। आपके पति यहाँ पर एक श्रमिक के तौर पे काम करते हैं? हाँ। क्या करते हैं वो? वो पहले हमारा जो लॉस घाट जिसमें नदियाँ की उधर वो तुम्हारा स्टोन, हाँ पत्थर का, हाँ पत्थर का, वही काम करती थी। मगर ये सब घटना की बात उसे भी वो काम से छुड़ा दिया है, और उसे भी बहुत मारा पीटा था। उसकी बात वो बाहर चला गया था, चेन्नई पे, तमिलनाडु पे काम कर रहा था। तमिलनाडु के है ना वो? हाँ, तो वो चेन्नई वापस चले गए? नहीं, है इधर पे छोटे बच्चे के, हाँ बच्चे लोगों के पास है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ उम्मीदवार जिन वो बनाए गए थे उनसे बातचीत की थी, आप उनमें से एक है। क्या कहा पीएम ने आपको? फोन आया था? हमें भरोसा दिया और आशीर्वाद भी दिया, और हमारी साथ दिवाने का वादा भी किया, क्योंकि उन्होंने यही चाहती है हमारे साथ जो अत्याचार हुआ और किसी लड़की के साथ ना हो, और कोई माँ बहन के साथ ना हो, यही चाहती है। और वो हमारे साथ दिए, और उससे भी बहुत अच्छा काम किया। आज संदेशखाली से इस बशियार लोकसभा की प्रार्थी बना के हमें हमारे पूरा इस सुंदरबन की माँ बहन की साथ देने का, बशियार लोकसभा के हर लोगों की साथ देने का एक मौका दिया है हमें। तो आपका यहाँ पर नूरुल इस्लाम साहब से लड़ाई है, आपको लग रहा है कि चैलेंज होगा? मतलब मैं बार बार इसलिए पूछ रही हूँ कि चुनाव लड़ना भी आसान नहीं होता है। आप एक गृहिणी थी, आप घर का काम देखती थी, वहां से इतना सब कुछ बर्दाश्त करना, फिर कंप्लेंट करना, फिर शेख से लोहा लेना, वो शाहजहां से, उसके बाद अब यहाँ चुनावी मैदान में लड़ना। देखिए दीदी, हमें तो यही लगता है हमारे घर पे बच्चा संभालना और खाना पकाना ये बहुत मुश्किल लगता है। राजनीति तो हमारे लिए तो अच्छा कोई ज्यादा क्रिटिकल नहीं लगता, क्योंकि ये बहुत स्वाभाविक लग रही है। अच्छा। अभी ये दुर्नीति से कोई लड़ने का कोई इसमें, और जो आप कह रही है चुनाव में लड़ना, तो ये वो भी कोई दुर्नीति से कम नहीं है। वो भी लोगों के ऊपर बहुत अत्याचार किया है इधर बसियाट में। तो लोग उनका घर की लड़की बेटी को चाहती है, बहन को चाहती है, लोगों ने पूरा लीड देगा। पहले जो यहाँ से सांसद थी टीएमसी की, वो नुसरत जी, वो एक्ट्रेस थी, तो उनको कभी देखा था आपने? उनके बारे में क्या बोलेंगे? इस बार तो वो नहीं लड़ रही है। नहीं, उनकी जब सांसद बनाए गए थे और पूरा लोग उनको पर भरोसा करके उन्हें वोट दिए थे, तो वो जब इधर का जब उनको जिताया गए थे तब वो जीत के उनका बिल्डिंग पे उठ गई थी। साधारण लोगों के पास नहीं गए, उनका बात ही नहीं सुने, और साधारण लोग कैसे रही है, उनका क्या चल रही है, उनके साथ क्या अत्याचार हो रहा है, कौन अत्याचार कर रहा है उनके साथ, ये बात तो सुनने के टाइम ही उनका नहीं था। उन्होंने पिक्चर, वो जो फिल्म बोलते हैं ना, वही तो बनाती है। तो और ये जितनी बाकी औरतें भी थी आपके साथ वहाँ संदेशखाली की, जिन्होंने ये सब कुछ झेला, वो सब आपको साथ दे रही हैं, आपके साथ? हाँ, अवश्य सब लोग हमारी साथ है, क्योंकि वो हमारा कोई बहन होती है, कोई दीदी और कोई चाची, ये सब होती है, तो सब हमारी गांव की है ना, तो सब लोग हमारे साथ है, और उन्होंने हमारे आगे जाने का बहुत मदद कर रही है। अच्छा, ये शाहजहां को भी हमने देखा कि वो जिस दिन लेकर जा रहे थे तो वो हंसता हुआ जा रहा था, लोग कह रहे थे कि उसको डर नहीं है क्या, उसको ये नहीं, आपने देखा वो वीडियो? क्या अवश्य, उनका बॉडी लैंग्वेज तो देखा और उनका हंसी भी देखा, तो वही सोच रहा था मुख्यमंत्री जी ने उनको छोड़वा लेगा, वही भरोसा से वो हंस रहा था। सबसे अच्छा है कि मैं देख रही हूँ इतने दिन में आप एकदम अच्छा, एकदम नेता की तरह सारी बातों को भी बोल पा रही हैं। आपको अपने अंदर क्या बदलाव दिखता है? आप जब ये भीड़ से अलग होते हैं, आपको क्या लगता है? मतलब आपको लगता है कि कुछ करना है? सब जब इनका साथ रही थी तो बहुत अच्छा लग रहा होती, क्योंकि आज हमारा पूरा फैमिली लगती है, पूरा परिवार है ये हमारी, और जब अकेले हो जाती हो तो अच्छा नहीं लगती है। 400 पार का नारा पीएम दे रहे हैं, आपको लगता है? आपने कहा बहुत लीड देंगे, कितनी सीटें? पिछली बार 18 सीटें आई थी भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल से, ममता दी कह रही है सफाया होगा,
मोदी जी कह रहे हैं ज्यादा सीटें लाएंगे, कितनी सीटें आएंगे? देखिए 18 सीट जो थे वो भी और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से बहुत प्यार करती है लोग, बहुत भरोसा करती है। टीएमसी की लोग आज तक उनका वोट नहीं देने दिया, तो ये बहुत अच्छा है। आज पूरा जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुन रही है। कितनी सीटें, आपको क्या लग रहा है कितनी सीटें आएंगी? 40 ये तो पता नहीं, जो 18 सीट था उससे भी ज्यादा, हाँ उससे भी ज्यादा आएगा। अच्छा, लोगों के बीच में जब आप जाती हैं तो क्या भाषण में क्या बोलती हैं उनको, मेन चीज क्या बोलती हैं? देखिए बहुत लोग बोलती है, उनका पास जाती हूँ तो देखिए उसे वोट देकर हम जिता दिया तो वो हमारे पास नहीं आया, हमारे मदद नहीं किए, तो हमें एक ही बात वो बोल रही हूँ उनके पास, जो जिन लोगों को तुम लोग वोट देके जिताए हो वो चोर की थी, चोर रानी की थी, टीएमसी की गुंडा बाहिनी थी, वो किसी के लिए कुछ नहीं करेगा। ये हमारा, हम जान के भी हमारे कुछ नहीं कर सके हम लोग, जोर जबरदस्ती उन्होंने वोट लूटपाट किया है। तो आज भारतीय जनता पार्टी से उनकी घर की बेटी बहन को इधर का प्रार्थी बनाया गया, तो मैं मेरे लिए कुछ करूँ और ना करूँ तो उनके लिए जरूर करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आज तक पर आने के लिए, तमाम बातें अपनी शेयर करने के लिए। आसनसोल की आपने देखी ग्राउंड रिपोर्ट। अब आइए आपको मिलाते हैं शत्रुघ्न सिन्हा से, वही अभिनेता जो एक वक्त पर एक्टिंग में खामोश डायलॉग से बहुत मशहूर हुए, बिहारी बाबू जाने लगे। लेकिन बिहारी बाबू को पटना सीट हारने के बाद क्यों वो सीट छोड़कर पहुंचना पड़ा पश्चिम बंगाल के आसनसोल, बंगाली बाबू बनने? देखिए ये एक्सक्लूसिव बातचीत। बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं शत्रुघ्न सिन्हा जी, जो कि सांसद रहे हैं, बीजेपी में भी रहे, कांग्रेस से भी लड़े, अब टीएमसी से आसनसोल की सीट पर है, और जिस आसनसोल सीट को अभी तक टीएमसी ने एक बार भी जीत हासिल नहीं की थी, 2022 के उपचुनाव में आपने यहां पर टीएमसी को ये सीट दिलाई। बिहारी बाबू, बंगाल के आसनसोल से क्यों चुनावी मैदान में? पहली बार जब चुनाव लड़के मुझे लगा कि मेरे साथ कुछ खेला हुआ है बिहार में, और मुझे लगा कि मुझे हारा नहीं बल्कि शायद हराया गया कुछ लोगों के साथ साथ मैं भी, तो मैंने लेकिन उसके पहले फैसला कर लिया था कि सिचुएशन कुछ भी हो लोकेशन वही होगा, और मैंने कहा था मैं पटना से ही चुनाव लड़ूंगा, पटना साहब पटना साहब पटना साहब। लेकिन चुनाव लड़ने के बाद जो नतीजा हुआ और उसके बाद मुझे लगा कि ये मैं नेशनल पार्टी में रहूं, क्योंकि उस समय मुझसे कहा गया, कई पार्टी ने कहा बुलाया अपनी ओर, मैं नेशनल पार्टी समझ के कांग्रेस में आया, और कांग्रेस बड़ी अच्छी पार्टी इस मामले में, देश की आजादी से लेकर हर चीज में बहुत बड़ा योगदान है उनका। लेकिन वहां के बाद जब ममता जी ने मुझे निमंत्रण दिया और ममता जी ने कहा कि आप यहाँ जाइए, और मैंने आपका नाम अनाउंस कर दिया, यशवंत सिन्हा भाई ने फोन किया कि ममता जी ने तुम्हारा नाम अनाउंस कर दिया, तुम जाओ वहां पे और जाके वहां से चुनाव लड़ो, अप्रोप्रिएट आंसर दो, रिस्पॉन्स करो उनको। तो मैंने कहा ठीक है, योर विश इज माई कमांड। खामोश किसको करिएगा आप इस बार? क्योंकि देखिए एसएस अहलूवालिया साहब दुर्गापुर जीत कर आए हैं, उनका भी अपना एक व्यक्तित्व है और वो चुनाव जीते हैं, चैलेंज बड़ा है उनके सामने। मैं एसएस अहलूवालिया साहब को एक अच्छे आदमी के रूप में जानता हूं, लेकिन इनके साथ साथ ये भी आपने कहा कि दुर्गापुर से यहाँ आए हैं, तो इसके पहले लोग ये भी सवाल कर रहे हैं इनसे, या करना चाहेंगे हमारे, कि इसके पहले आप दार्जिलिंग में थे, दार्जिलिंग में आपने क्या किया कि उसके बाद आपने यहाँ क्या नहीं किया, उसके बाद आप दुर्गापुर आए, दुर्गापुर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, या क्या किया क्या नहीं किया, उसके बाद अचानक लास्ट मोमेंट में आप आए या आपको भेजा गया यहाँ पे आसनसोल में, तो लोग इसका हिसाब किताब मांगेंगे। ममता दी आप पर खूब मेहरबान दिखती हैं, मतलब काफी स्नेह दिखता है, इसकी वजह क्या है एक तो समझाइए, और दूसरा आपने हाल ही में कहा कि उनको पीएम बनना चाहिए, क्या आपको लगता है कि ममता बनर्जी प्रधानमंत्री पद की दावेदार हैं विपक्षी गठबंधन की तरफ से? मैं ये नहीं कहूंगा वो दावेदार हैं, मैंने हमेशा कहा है कि वो गेम चेंजर बनकर उभर रही हैं, और इस चुनाव में जरूर वो गेम चेंजर बनकर उभरेंगी। जहां तक प्राइम मिनिस्टर बनने का सवाल है, वो तो यूनाइटेड अपोजिशन या इंडिया ब्लॉक तय करेगा, उन्हीं में से कोई बनेगा। लेकिन जहां तक काबिलियत का सवाल है, मैं कहूंगा ममता जी बहुत काबिल हैं, सक्षम हैं, एबल, रेस्पेक्टेबल और केपेबल हैं, ट्राइड टेस्टेड और सक्सेसफुल हैं, 3 बार मुख्यमंत्री हो चुकी हैं, उनकी लहर, उनका प्रवाह, उनकी जो पकड़ है, जो उनका मासेस के ऊपर, यानी उसको देख के कैसे सही मायने में ट्रू लीडर ऑफ द मासेस हैं, अकेली देश की मुख्यमंत्री हैं, अकेली महिला मुख्यमंत्री हैं। पर 42 सीट सी तो है बंगाल की।
वो कहाँ, मतलब आपको चाहिए 272 अगर मेजोरिटी। मैंने तो कहा यूनाइटेड अपोजिशन का जिक्र किया, मैंने यूनाइटेड अपोजिशन का जिक्र किया। 42 सीट्स भी बहुत मायने रखता है, जैसा आपने शुरू में ही कहा अंजना, आपने कहा कि ये पूरे देश में सीटों के मामले में तीसरे नंबर पे आता है। अब आते हैं कांग्रेस से रिश्तों पर। ममता दी ने भी 2 टूक कह दिया कि होबे ना, और अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। अधीर बाबू ममता दी की लड़ाई रोज हो रही है, ऐसे में यूनाइटेड ऑपोजिशन कहाँ है, विपक्ष कैसे एकजुट है? नहीं, ऐसे देखो, अभी इन चीजों से थोड़ा ऊपर उठ के देखना पड़ेगा। हम कई जगह देख रहे हैं, कुछ लोग यहाँ लड़ रहे हैं, यानी रूलिंग पार्टी की भाषा में इसको कह सकते हैं, या हमारे ऑपोजिशन की भाषा में इसको कह सकते हैं कि यहाँ पे कुश्ती और वहां पे दोस्ती। तो ये भी कई जगह हो रहा है, लेकिन ये पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी भी है। अंतोगत्वा घी दाल में ही गिरेगा। अंतोगत्वा ये लोग किसी और पार्टी के साथ तो नहीं जा रहे हैं, ये हैं अपोजिशन का साथी। ये तो ममता जी ने कभी डिनाई नहीं किया है कि हम इसके इंडिया ब्लॉक के साथ नहीं है। बात तो इंडिया ब्लॉक की ही हो रही है। बीजेपी का आपका अनुभव वर्सेस कांग्रेस का अनुभव, अगर 2 लाइन में आप बताएं। हाँ, मैं संक्षेप में ही बताऊंगा। बीजेपी का अनुभव बहुत अच्छा रहा। बीजेपी में मेरा लालन पालन हुआ है। बीजेपी वो पार्टी है जहां मेरी पूरी अपब्रिंगिंग हुई है, जहां भारत रत्न नानाजी देशमुख मुझे लेकर गए थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी फादर फिगर। लेकिन धीरे धीरे शनय मुझे लगने लगा कि बीजेपी जो है अब ये वो बीजेपी नहीं रही, क्योंकि एक अच्छे विद्वानों को, अच्छे महारथियों को अलग किया गया। उसके बाद शायद नजर उनकी हमारे ऊपर थी, और मुझे महसूस हुआ कि अब ये लोकशाही नहीं रही अटल जी अडवाणी जी की, अब तानाशाही हो रही है। न कांग्रेस में मेरा बहुत अच्छा अनुभव हुआ, ऐसा नहीं, लेकिन जब ये बात हो रही थी वहां पे, कुछ लोगों की वजह से वहां पे वो लोग आए, उन्होंने कुछ कहा, कुछ और रहा था। मैं पूरे कांग्रेस की शिकायत नहीं कर रहा हूँ, राहुल ने बहुत हौसला अफजाई की, बहुत सारा। लेकिन इन द मीन टाइम, चूंकि मैंने कहा कि मैं हैट्रिक नहीं छोड़ना चाह रहा था, इस सेशन को नहीं छोड़ना चाह रहा था, पार्लियामेंट को, जो ऑलरेडी कोरोना के बाद 2 साल 2.5 साल बिल्कुल सुस्त था। तो मैंने उसके बाद यहाँ पे जब उनका आदेश आया ममता जी का, या उनकी विश आई, तो हमने कहा योर विश इज माई कमांड। इनका आदेश मेरे लिए अध्यादेश हुआ, और मैं फिर आसनसोल आ गया। क्या रोड मैप क्या है आपके पॉलिटिकल फ्यूचर का? अब मेरा रोड मैप नहीं है फिलहाल। अब रोड मैप जो है ममता बनर्जी जी तय कर रही है, वो तय कर रही है, वो तय करेंगी। अब तो हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा, बहुत धन्यवाद आपका शत्रुघ्न सिन्हा जी। इसी के साथ पश्चिम बंगाल के ताबड़तोड़ कवरेज में इतना ही। आसनसोल से लेकर दुर्गापुर से लेकर बशीरहाट से लेकर कोलकाता, कवरेज आपने पूरी देख ली है। लेकिन आपको बता दें, कल राष्ट्रला का कारवां हमारे अगले राज्य यानी झारखंड में पहुंच जाएगा। सबसे पहले हम जाएंगे देवघर, दुमका, और फिर पहुंचेंगे पटना साहिब सीट, बिहार की वो सीट जहां से रविशंकर प्रसाद चुनावी मैदान में, और जहां पर पिछली बार शत्रुघ्न सिन्हा को हरा दिया था। लेकिन ये भी आपको बताते चले कि 5 लोग मेरे साथ आज तक के इस हेलीकॉप्टर में सैर कर सकते हैं, कवरेज कर सकते हैं। उनको बस बताना है लकी नंबर, रोजाना का लकी नंबर। मुझे उम्मीद है आप नोट कर रहे होंगे। आज का लकी नंबर है 13। तो तमाम ग्राउंड रिपोर्ट्स, इंटरव्यूज आपने देख लिए। पश्चिम बंगाल की सियासत, 42 सीटें, अगर 80 की सीटें यूपी की, 40 बिहार की, तो 42 सीटें पश्चिम बंगाल की ये तय करेंगी कि दिल्ली की सत्ता पर कौन काबिज होगा।